प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड सिविल जज मुख्य परीक्षा में। और हम लोग आज से उत्तराखंड सिविल जज के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। खासकर आप लोग देख रहे हैं जुडिशरी एग्ज़ाम में यूपी और बिहार और उत्तराखंड में एक स्पेशल पेपर होता है जुडिशल एग्ज़ाम के लिए। उत्तर प्रदेश में जीके का, बिहार में जीके और जनरल साइंस, और उत्तराखंड में प्रेजेंट डे का है। प्रेजेंट डे का जो पेपर है ऑलमोस्ट सबसे यूनिक है पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स के। अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल सबसे अलग आप लोगों को उसमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। उसमें कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं और इसमें टारगेट फॉर आईक्यू के हमारे जो साथी टीचर हैं, जिसमें अखिलेश त्रिपाठी जी हैं मेरे साथ हैं स्टूडियो में, और इसमें अंकिता मैम, हम 3 टीचर इसको अलग अलग तरीके से हम लोग जो हैं कराएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अखिलेश सर का। अखिलेश सर को मैंने स्टूडियो में बुला लिया था आप लोगों की वजह से, ताकि हम बेहतर तरीके से आप लोगों को एक सटीक रणनीति बना पाएँ या बता पाएँ। मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 सालों से टारगेट फॉर आईक्यू मेंस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। और हम लोगों ने उत्तराखंड का प्रेजेंट डे एक बार हम पहले करा चुके हैं, परंतु पहले हम लोग जो हैं लाइव क्लासेस हम लोगों ने नहीं ली थी। इससे पहले हम लोग एज ए कंटेंट फॉर्मेट में ही नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कराए थे। इस बार हम लोग बेहतर टीचर्स लाके आप लोगों के साथ कंटेंट और एक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों के साथ में हम लोग जो हैं लाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी और प्रॉपर तरीके से आप लोग जो हैं सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो अखिलेश जी, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट डे के बारे में बात करेंगे। और प्रेजेंट डे में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। आज की जो क्लास है एक काइंड ऑफ डेमो, एक काइंड ऑफ इंट्रो क्लास होगी, और एक हम लोगों की स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा कि कैसे कैसे हम लोग तैयार करेंगे। साथ में अखिलेश सर कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार करके लाए हैं, तो वो आप लोगों को इस लेक्चर में 2-3 टॉपिक्स भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। कुछ चीज़ मैं भी पढ़ाऊंगा, कुछ अखिलेश सर पढ़ाएंगे, कुछ अंकिता मैम आप लोगों को कराएंगी। तो हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए। तो अखिलेश सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक्स आप लोग इस पेपर में कराने वाले हैं, किन किन बातों पर बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। आप पहले मुझे ओवरऑल कीवर्ड में बताइएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट आप जो हैं यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू। देखिए, अगर प्रेजेंट डे का बात किया जाए तो इसमें छोटे बड़े 7 टॉपिक हैं आपके। 7 छोटे या बड़े टॉपिक हैं। इसमें अगर पहला टॉपिक देखा जाए तो सबसे पहला आपका आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस, अब इसमें यह है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जब प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं या मेंस में पढ़ते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि जो प्रीलिम्स का ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ज्यादातर जो डिफरेंट स्कूल्स हैं या जो डिफरेंट डिफिनीशंस हैं, किसने क्या कहा, क्या कैसे कहा, वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन जो मेंस का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, अगर उत्तराखंड के लास्ट ईयर के पेपर भी देखे जाएं तो उसमें सबसे ज्यादा तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है सीधा सीधा डिफिनीशन ही पूछ लिया गया है कि इसकी क्या परिभाषा है, या जो इससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत आपके पॉलिटिकल जो टर्म्स हैं, टर्म्स से रिलेटेड जो लास्ट के टॉपिक है, जैसे आपके लीगल पर्सन हो गया, या फिर आपके जो राइट्स हो गए, या फिर जो इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलेट करके पूछा गया है। जैसे एक 2014 का क्वेश्चन रहा है, उसमें मार्क्सवाद को कैपिटलिज्म से रिलेट करके पूछा गया है, और राइट्स मतलब जो राइट्स है। अब देखिए, आपने राइट्स पढ़ा होगा अधिकारों के बारे में, तो राइट्स के बारे में आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया, लीगल राइट हो गया, या फिर आपके ह्यूमन राइट्स हो गए, ये बहुत सारे राइट्स हैं। तो इसको सेपरेट पढ़ा है। लेकिन जो आपका प्रश्न आ रहा है वो मार्क्सिज्म थ्योरी आ रही है। यहां पे आपको आइडियोलॉजी है, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है, वहां पढ़ना है। तो एक है यहां पे मार्क्सिज्म, जो है जो मार्क्स ने क्या थ्योरी दिया है उसको, प्लस कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी विचारधारा है, कैपिटलिस्ट थ्योरी, इससे रिलेट करके पूछा है। तो इसका यह मतलब है कि अगर आपको एक प्रश्न आप देख रहे हैं, एक टॉपिक देख रहे हैं, तो एक टॉपिक से यह प्रश्न नहीं कर सकते हैं। और यही चीज जो है आपको देखनी है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, कि चीजों को रिलेट करना है, टॉपिक टू टॉपिक रिलेट करके पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा है आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको देखिए तो संसदीय विशेषाधिकार पे जो जो आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दी गई हैं उनसे रिलेटेड उनके क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, वो सारी चीजें बताई गई हैं, वहां से पूछा गया है। प्लस जैसे राइट्स है, डिफरेंट राइट्स हैं, तो उनको अगर जैसे आपके फंडामेंटल राइट है, जैसे एफआर के क्वेश्चंस आ गए, अगर आपका जैसे फ्रीडम से पूछा गया है, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम से क्या कई बार पूछा गया है कि जो केस है रिसेंट केस के थ्रू, तो यहां पे आपको केस के थ्रू जाना है। कभी कभी है कि ये पूछा गया है इसको किसी दूसरे आर्टिकल से रिलेट कर दिया गया है। अब आपने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस तो पढ़ा रखा होगा, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल देखिए कई बार ये पूछा जा रहा है कि आपको प्रियम्बल क्या है, जैसे प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट को कैसे रिलेट करना है, प्रियम्बल और डीपीएसपी को कैसे रिलेट करना है, प्रियम्बल और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे रिलेट करना है। तो ये चीजें, तो यहां पे हमारा जो संविधान पढ़ने का भी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का नजरिया जो रहेगा वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। ये नहीं कि हम पर्टिकुलर एक टॉपिक पे रट रहे हैं, उसको कैसे रिलेट करना है, कैसे कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से, वो नहीं कर पा रहे। तो वो चीजें नहीं करनी है, क्योंकि उस तरह से आपके उत्तराखंड के अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न देखिए तो आपको सीधा सीधा मिलेगा कि एक टॉपिक से पर्टिकुलर एक चीज नहीं पूछी जा रही है, रिलेट करके पूछी जा रही है। इसी में अगर देखा जाए, इसी सीक्वेंस में तीसरा है आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ, अब इंटरनेशनल लॉ में अगर बेसिक प्रीलिम्स में देखा जाए तो लगभग हमने जो प्री में पढ़ा था 20 या 21 टॉपिक किए थे इसमें। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए उत्तराखंड की प्रकृति क्या मेंस में मुख्य परीक्षा में क्या है, तो यहां पे एक तो आपका सीधा सीधा फैक्ट बेस आ रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको देखना है पहली चीज तो इनका स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रश्न आता है। दूसरा इनका करंट, जो इनसे करंट इनका जो होता है करंट एस्पेक्ट्स, मतलब इनका कोई अगर लास्ट में पिछले 1 या 2 साल में कोई इनकी समिट हुई है या कोई इनका कॉन्फ्रेंस हुआ है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, या कोई इनसे रिलेटेड ट्रीटी की गई है, तो ये सारे प्रश्न इन पे भी आपको, मतलब एक तरह से जैसे मेंस में कहा जाता है, बेसिक एक कहावत होती है कि 5+ फार्मूला। आपको 5+ फार्मूला जो है, जो फार्मूला होता है मेंस का, ये है 5+, मतलब कि हर टॉपिक पे कम से कम 5 से 6 पॉइंट आपको आने ही आने चाहिए। बट ये है कि अब डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, आपने जो पढ़ा एकदम सीधा सीधा, कुछ ना कुछ तो रिलेट करेगा या कहीं घुमाएगा। तो 5+ में यही होता है कि आपको 5 बेसिक पॉइंट्स अगर आप रख रहे हैं तो लगभग आपको 30%, 25 से 30% मार्क्स आपको यहां पे मिल जाना है। बाकी जो 10 से 15% का गेम रहता है वो वही प्लस फार्मूला, आप किस तरह से आप उसको करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीजें ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट डे का मतलब ही यही है कि इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है, उसको लेके आप कितना अवेयर हैं लीगल पर्सपेक्टिव से, मतलब लॉ के लेवल पे क्या डेवलपमेंट किया गया है। आपका एक है रिसेंट लेजिस्लेशन भी एक टॉपिक है, उसमें भी तो हालिया विधायन आपका नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किस तरह से क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सारी चीजें देखना है। लॉ एंड डेवलपमेंट, अब लॉ एंड डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया में अगर लॉ की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा रिच है और बहुत ही प्राचीन है। लॉ का कोडिफिकेशन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे पहले अगर लॉ कोडिफाई किया था तो वो मनु ने किया था, और ज्यूरिस्प्रूडेंस है भी आपका, तो मनु से लेके और अभी आपका 2023 तक, अभी जो 2023 में पार्लियामेंट, चाहे स्टेट लेजिस्लेशन है या आपका जो है पार्लियामेंट है, उसमें कौन कौन से बिल्स आए हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ है, ये सारे डेवलपमेंट, इसमें आपके जो लॉज के डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स है, वो सारी चीजें आपको मुख्य परीक्षा में देखनी है। और ये भी एक फैक्ट के रूप में नहीं देखना है कि कब आ गया, क्या आ गया, हो गया, काम खत्म हो गया। इसमें भी इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या इसके प्रोस है, क्या इसका कॉन्स है, क्या डेवलपमेंट है, कैसे इसको, इसमें क्या कमियां हैं, इसको कैसे और सुधारा जा सकता है, इन्हीं सब फॉर्म में हम इन्हें देखेंगे। लॉ एंड डेवलपमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स, प्लस इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में भी जो रिसेंट आपके लीगल करंट डेवलपमेंट्स हैं, जो रिसेंट कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए गए हैं, उन सबको भी केस में भी विद साइटेशन एंड वर्डिक्ट, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह से मेंस का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 6-7 जो मेजर टॉपिक है वहां से ब्रेक करके करना है 1 by 1। बिल्कुल सर ने आप लोगों को अभी बताया ही है किन किन टॉपिक्स पे सर डिस्कस करेंगे और मैं किन किन टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एक बार मैं सर की ही बातों को कोट कर देता हूँ। मेजर तौर पर हम लोगों को 6 टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग जो हैं भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक चीज़ें तो हम लोगों को याद रखनी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल करंट अफेयर के साथ हम लोगों को पढ़ना है। लीगल करंट में ऐसे इश्यूज जो करंट अफेयर जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं उन आर्टिकल से, और पॉलिटी बिहाफ पर भी, जैसे आप लोगों के एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर राज्यपाल की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंशियल पावर्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ लोकसभा, या फिर आप लोगों के अदर कमीशन जैसे फाइनेंस कमीशन है, इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, इन सब पे भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे वन बाय वन। प्यारे साथियों, मैं और मेरे साथी टीचर आप सभी को हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और ज़्यादातर नोट्स हम जो हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना कर देंगे। उसका वजह ये है, मुख्य कारण ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसी साल से मार्क्स को लेकर कोडिफाई कर दिया है। पहले मार्क्स और वर्ड्स लिमिट ज़्यादा थी, परंतु इस बार वर्ड लिमिट और घटा दी है। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा में आएगा प्रेजेंट डे का, वो हमें 50 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। तो इसलिए अब 50 शब्दों का मतलब है कि जितने ज़्यादा फैक्ट उतने ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरी तो आप लोग फैक्ट के आधार पर भी ज़्यादा बना सकते हैं। इसलिए प्रेजेंट डे में लीगल करंट अफेयर, जूरिस सर आप लोगों को बता रहे हैं, इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, एंड जूरिस पे भी आप लोगों को सर कमांड करेंगे। हम लोग इसका कंटेंट प्रॉपर तरीके से हिंदी में हिंदी का, इंग्लिश में इंग्लिश का देंगे, और साथ में हम डेली प्रैक्टिस लिखने के लिए देंगे। हमारे टीचर्स के साथ आप जो हैं इन्हें कॉपी चेक भी करा सकते हैं, हिंदी मीडियम की या इंग्लिश मीडियम में, जिसमें भी आप हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक इंटरनेशनल लॉ आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इंटरनेशनल लॉ में अगर देखें तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक सर इसी के अंतर्गत आप लोगों को न्यूट्रलिटी यानी मध्यस्थता का एक चैप्टर होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये भी हम लोग जो हैं देखेंगे किसको ग्राउंड में कर करंट अफेयर को, जिसमें अगर हम लोग बात करें, अगर रशिया यूक्रेन वार को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, भारत की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था तुर्की में क्या हुआ है, भूकंप आया, तो वहां के भारत का कंट्रीब्यूशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आसियान समिट हुई है, भारत का कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में क्वाड समिट हुई है, जबकि G7 समिट हुई है, जबकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, तो भारत की भागीदारी आप लोगों से पूछी जा सकती है। ग्लोबल लेवल पर भारत के इशू, भारत के कॉन्टेस्ट में कौन कौन से इश्यूज हैं, क्वाड है, G7 या G20 की अध्यक्षता को लेकर, प्रेसिडेंसी ऑफ G20 को लेकर भी यहाँ पर सर क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कुछ कीवर्ड्स, वो हैं जैसे लेटेस्ट। अब लेटेस्ट में क्या, एक तो लेटेस्ट उत्तराखंड में हमेशा बिल और पॉलिसी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, यानी पॉलिसीज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, और यहाँ पर आप लोगों को बिल भी देखने के लिए मिलेंगे, या इसके साथ साथ किसी बिल का या किसी एक्ट का या भारतीय संविधान में हुए बदलावों पर लेकर जो भी लेटेस्ट आप लोगों का अमेंडमेंट हुआ है, तो वो भी प्यारे साथियों आप लोगों से पूछा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले पेपर्स का यदि आप लोग अध्ययन करेंगे, पिछले 4 पेपरों का भी, तो आप लोगों को सामने पता लग जाएगा कि किन किन बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं इस क्लास में आप लोगों को कुछ अभी फिर मैं अखिलेश सर आप लोगों को कराएंगे, मैं लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूं, और हम लोग जो हैं अगली क्लास से इन पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले नोट्स दे दिया करेंगे, और फिर आप लोगों से डेली की डेली हम चर्चा करेंगे। 30 दिन का हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 30 डेज में हम प्रेजेंट डे कंप्लीट पूरा करा देंगे, सारी चीजें विद रिवीजन विद प्रैक्टिस टेस्ट, यानी विद इन 30 डेज हमारा जो टारगेट है वो 10 जुलाई तक ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन। क्यों सर? यस सर। फिर लीगल करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूं जिन पर आप काम करना आज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक तो है सर 2 फिंगर टेस्ट, इस पर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करें, इस पर लेटेस्ट जजमेंट आ सकता है। आप लोगों को 2 फिंगर टेस्ट को लेकर आप लोगों को ये तैयार करना ही करना है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अभी 103 EWS, 104 और 105 जो भी आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं,
ये आप लोगों को तैयार करने हैं। प्यारे साथियों, ये आपको नहीं, हम आप लोगों को तैयार कराएंगे। बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। इसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन एज ए प्रोफेशन काउंट होगा, और जैकब जुमा के बाद में आप लोगों ने देखा था कि भैया अब जो है वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, तो राइट टू वैक्सीनेशन है या नहीं, उसको लेकर आर्टिकल 21 को लेकर चैलेंज किया था। वो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बेटी बाप की संपत्ति में यानी पिताजी की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार रहेगा, इसको लेकर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। हिजाब केस आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जो कंट्रोडिक्शन हो रहा है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, एनजेक को लेकर, या फिर पीआईएल हो गया, या फिर समान नागरिक संहिता हो गई, और ये आप लोगों ने देखा होगा कि अभी दिल्ली सरकार और राज्यपाल जो उपराज्यपाल है उनकी पावर्स को लेकर कोलिजन होता रहता है, उसको लेकर भी आप लोगों से लिखने के लिए आ सकता है। और फिर उसी बीच में ऑर्डिनेंस की क्या भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है। और सुप्रीम कोर्ट के आप लोगों ने दो चीजें देखी होंगी, एक जैकब अलेविलियन का बात था शायद, जिसमें सुयोमोटो पावर ली गई थी। सुयोमोटो पावर पूछी जा सकती है आर्टिकल 142 को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो भी लीगल इश्यूज रहे हैं आप लोगों के, हम उन्हें डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक एक टॉपिक्स के आप लोगों को रिटर्न फॉर्मेट में भी कंटेंट देने की बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी सर आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे न्यूट्रलिटी के बारे में। देखिए, न्यूट्रलिटी का अगर मतलब देखा जाए तटस्थता, तटस्थता तटस्थता का मतलब ही है कि तटस्थ रहना, किसी में पार्टिसिपेट नहीं करना, सीधा सीधा देखा जाए न्यूट्रल रहना। अगर आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में 3 होते हैं ना, आपका कोई किसी भी जो एक एटम होता है, एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इस पे जो है आपका निगेटिव चार्ज होता है, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब कोई चार्ज थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर, कोई वो नहीं रहता है, तो कोई चार्ज नहीं रहता। मतलब कि आप जो कोई भी इश्यू चल रहा है या कोई भी आइडियोलॉजी है, कोई भी आइडियोलॉजी है, तो उसके ना तो आप पक्ष में हो, मतलब कि उसपे कोई आपकी सोच पॉजिटिव है, ना उसमें कोई सोच जो है आपकी निगेटिव रखते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलिटी का, कि वर्ल्ड लेवल पे जितनी चीजें हो रही हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट है या जो इंटरनेशनल आइडियोलॉजी है, उस पे आप अपना एक न्यूट्रल एस्पेक्ट्स रखते हैं, ये है आपकी न्यूट्रलिटी। अगर न्यूट्रलिटी की बात किया जाए कि शुरुआत कहां से, मतलब कैसे जन्म लेता है, तो इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया जिसके फाउंडर मेंबर के रूप में भी रहा है, तो ये है नाम। आपका नाम जो है, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका अगर देखा जाए तो नाम ही है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कब आया था? गुट निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व जो था उसमें यह था कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला कर दिया था। जापान पूरी तरह से तबाह होके उसने फिर अमेरिका की ही आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो अमेरिका को वो प्रतिद्वंदी नहीं रहा था, लेकिन एक जो सोशलिस्ट थे, एक जो सोशलिस्ट व्यू रहा है, जो जिसका प्रतिनिधित्व जो जिसका लीडर कौन रहा है, तो यूएसएसआर रहा है। मतलब उस समय फिर 2 विचारधारा थी, एक आपकी कैपिटलिस्ट थी, कैपिटलिस्ट विचारधारा, दूसरी आपकी सोशलिस्ट थी। इन 2 विचारधाराओं के 2 खेमे या 2 विचारधाराओं के बीच में सारा विश्व जो है वो बट के रह गया था। कुछ या तो इनके फॉलोवर थे, कुछ या इनके फॉलोवर थे। लेकिन उसी समय काफी चीजें, एक डेवलपमेंट आता है क्या, फ्रीडम का, या कॉलोनीज जो फ्री हुई थी बहुत सारी, जो एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, 3 कॉन्टिनेंट ऐसे थे। आपका एशिया देखा जाए, एशिया, आपका अफ्रीका और आपका लैटिन अमेरिका, इसमें बहुत सारे थे कि जो विभिन्न जो यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज थी उनकी ये कॉलोनी थी, उनके औपनिवेश थे। हमारा भारत भी जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश औपनिवेशिता से हमें फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो हम लोग क्या थे, हम लोग गुलाम थे, हमारी जो सारा जो हमारे यहाँ का शासन था वो दूसरे देशों के द्वारा किया जा रहा था।
तो जो देश हम पे शासन करेगा, जाहिर सी बात है कि वो अपनी जो आइडियोलॉजी है या अपनी विचारधारा वो हम पे थोपेगा। तो उन्हीं चीजों से हमें मुक्ति मिली थी। अब अगर हम इसी जो ये कोल्ड वर्ल्ड वार, अगर ये देखा जाए, ये दोनों विचारधाराओं का जो युद्ध चल रहा था, ये आपको कोल्ड वर्ल्ड वार कहा जाता है, कोल्ड वर्ल्ड वार। तो कोल्ड वर्ल्ड वार का मतलब यही है भैया कि इसमें कोई लड़ाई नहीं होनी है, इसमें कोई जो है हथियार नहीं फेंके जा रहे हैं या कोई किसी तरह से मारपीट नहीं की जा रही, किसी के क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा था। इसमें था कि कुछ गतिविधियां ऐसी की गई थी कि जिससे एक दूसरे में बीच में युद्ध, मतलब एक तनाव बना रहे। किसी का कोई सपोर्टर है तो वहां पे जाके उसकी घेराबंदी कर देना, या बहुत सारी जो नीतियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाटो आया, सीटो आया, सेंटो आया, तो ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन या जो ग्रुप्स हैं उनका जो है गठन करना, तो इन सब के द्वारा ये वर्ल्ड वार चल रहा था। इसमें जो भारत था, भारत के जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने यही चीज कहा कि हम किसी विचारधारा को पर्टिकुलर रिजिड होकर नहीं फॉलो करेंगे, हम किसी के साथ नहीं है बल्कि सबके साथ हैं। तो सबके साथ तो पॉसिबल था नहीं, उसमें था कि फिर हम इन दोनों से एक अपना सेपरेट मार्ग अलग निकालते हैं और गुट निरपेक्ष, उसको है वो विचारधारा बनाई गई गुट निरपेक्ष, और इसी में गठन किया था। इसमें आपका मेन जो था मिस्र था, आपका इंडोनेशिया था, यूगोस्लाविया था, मतलब जो इसके जो फाउंडर देखा जाए तो इसमें आपके नेहरू साहब थे, पहले प्रधानमंत्री, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे नेहरू, जेएल नेहरू। आपके नासिर थे, आपके टीटो थे, सुकर्णो थे। तो ये मतलब जो इसका जो मेन फाउंडर कंट्री है इंडिया रहा है, इंडिया। आपका जो इजिप्ट रहा है जिसे मिस्र कहते हैं, इंडोनेशिया रहा है, और घाना रहा है, यूगोस्लाविया भी रहा है। तो इनके द्वारा एक गुट निरपेक्षता, मतलब दोनों आइडियोलॉजी थी उनसे एक अलग एक ग्रुप बनाया गया। तो यहां से ये आपको मिलेगी। दूसरा जो आपकी गुट निरपेक्षता है वो कहां दिखती है, तो दूसरी जो गुट निरपेक्षता दिखती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका आता है यूएन। आपका एक जो बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। तो यूएनओ के द्वारा भी एक तटस्थ रूप से काम किया गया है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बट के या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बध के काम किया जाए, उसके द्वारा भी यही रहा है कि हर मुद्दे पे जो विभिन्न रीजन्स, मतलब कॉन्टिनेंट वाइज, जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट वाइज या कंट्री वाइज या रीजन वाइज जो डिस्प्यूट है, वहां पे भी तटस्थ भाव रखा गया है। तो ये बेसिक कुछ एग्जांपल्स हैं। इसको अगर आगे देखा जाए तो इसी डेवलपमेंट में आपका यूरोपीय यूनियन आया है, या और सारे जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो सब भी आप क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलिटी पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी अगर आपका देखा जाए, देखिए पहले जो न्यूट्रलिटी थी, तटस्थता, ये पॉलिटिकल होती थी, पॉलिटिकल होती थी। अब ये जो है बट गई है। अब ये आपकी तटस्थता जो है वो पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल का मतलब यह है कि जैसे आजकल देखिए तो एक तरफ आपकी क्रिश्चियनिटी हावी है, यूरोप के द्वारा क्रिश्चियन जो आइडियोलॉजी है उसका विस्तार किया जा रहा है। एक तरफ आपका इस्लामिज्म हावी है, वो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनके द्वारा इस्लामिक विचारधारा फैलाई जा रही है। अब अभी देखा जाए रिसेंट जो, तो आपका हिंदुइज्म भी फॉलो किया जा रहा है। तो इसमें भी हमें तटस्थता का भाव रखना है, क्योंकि ये आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि एज ए जज, अगर आप जब जज बनेंगे तो आपके द्वारा किसी एक पार्टी की तरफ आपको भेदभाव ना किया जाए कि नहीं, कोई अगर पर्टिकुलर आपके रिलीजन का है, आपके कास्ट का है या आपके रीजन का है, तो आप उसके लिए जो है उसके फेवर में जजमेंट दें। तो यही चीजें हैं कि ये सोशल लेवल पे है। दूसरा ये देखा जाए तो इकोनॉमिक लेवल पे है, इकोनॉमिक लेवल पे भी है। इकोनॉमिक में जैसे कुछ देश हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप है, तो वो अपने देश को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रहे हैं, बहुत सारी क्रियाविधियां संचालित कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे WTO का गठन किया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या जो लेबर्स के लिए आपका ILO का गठन हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी काहे को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी तटस्थता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पे। तो हम जो तटस्थता के प्रश्नों को करेंगे या जो इनके टॉपिक को करेंगे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल, इकोनॉमिक, प्लस ग्रुप वाइज कैसे डेवलपमेंट किया गया है, कुछ जो इसकी ट्रीटीज हैं
उनको कैसे करेंगे, कुछ जो इसके थिंकर्स हैं, थिंकर्स को भी कोट करके और उनके अकॉर्डिंग जो कोट उनके द्वारा कोटेशन किए गए उन पे भी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का है या जो तटस्थता का है या इंटरनेशनल लॉ के जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आता है कि पर्टिकुलर किसी थिंकर ने क्या कहा है, आपसे डायरेक्ट वही दे के उस पर कह दिया जाएगा कि कमेंट करिए। तो उस पर भी अगर आपको कमेंट करना है तो वहां पे भी कैसे आपको किस तरह से प्रश्न करने हैं, ये चीजें एक एक करके इस तरह से आपका तटस्थता पे डेवलप किया जाएगा या तटस्थता को पढ़ाया जाएगा। सर ने आप लोगों को अभी बताया ही है कि न्यूट्रलिटी को कैसे पढ़ना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का मॉडरेट टू डिफिकल्ट आज का पैटर्न है। उत्तराखंड सिविल जज न्यायिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने अखिलेश सर को लेके आए हैं, और ये तो एक बेसिक डेमो क्लास थी। आप लोगों को पर्टिकुलर समय पर हम आपको अभी समय टाइम मेंशन कर देंगे कि किस टाइम सर आपको पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ सर आप कितने बजे लेंगे लाइव क्लास डेली? 10 का कहा था, 10 बजे। हाँ सर जो है आपकी क्लास डेली 10 बजे से लेंगे, मैं जो लूँगा वो 11:30 बजे से लूँगा, ठीक है। अंकिता मैम की क्लास ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाएंगी वो, तो हम जो है मैं आई थिंक आपको 35 से 40 मिनट पढ़ाऊँगा, सर होपफुली 45 मिनट पढ़ाएंगे, और अंकिता मैम भी, क्योंकि हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं 10-10, 15-15 दिन में ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके विद रिवीजन आप लोगों को दे देंगे। और जो लोग प्रेजेंट डे को लेकर परेशान हैं वो अब इस शंका से या इस चिंता से दूर हो जाइए। अब आप लोग पूरी तरीके से जो जो हम लोग फॉलो करेंगे वो आपको करना है। अब तो ये तो टॉपिक्स और सब्जेक्ट की बात हो गई प्यारे साथियों, लेकिन मैं अब आप लोगों को कुछ मेंस के ध्यान में रखते हुए कुछ मेंस लिखते समय क्या क्या बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो देखिएगा, आई थिंक आप लोगों का जो एग्जाम है वो अगस्त माह में है। अगर आप लोगों का एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वो है आप लोगों का अगस्त में, ठीक है। तब तक मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूं कि हालांकि समय इतना होता नहीं है, फिर भी आप लोग ज़्यादा भी नहीं निकालें तो क्योंकि मेंस में इससे आप लोगों को आपका एग्जाम जो है वो थियोरिटिकल बेस्ड होता है, मीन्स लिखना होता है। तो एक ज़्यादा भी नहीं पढ़े तो डेली एक न्यूज़पेपर आप लोग, ज़्यादा भी नहीं तो 15 से 20 मिनट इसको आपको टाइम देना है। और खासकर जो कवर पेज होता है नेशनल और इंटरनेशनल जिसमें न्यूज़ होती है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा करेगा और आप लोगों की मजबूती हो जाएगी उसमें इंटरव्यू को लेकर, पहली बात। दूसरा, आप लोगों को डेली जो है ये मेंस का एक फॉर्मूला होता है कि कम से कम, चाहे आप क्लास के नोट्स को लगाइए, चाहे आप कहीं और कोचिंग कर रहे हो उस क्लास का लगाइए, या खुद से लिखा है या कहीं से देख के भी लिखा है, मतलब व्हाटएवर जहां से भी आपने लिखा है, परंतु कंक्लूजन इज दैट कि आपने लिखा होना चाहिए। तो कम से कम आप डेली 40 पेज जो है आप लिखने की आदत डाल लीजिएगा। 24 घंटे में 40 पेज आपको लिखने ही लिखने, ये मेंस निकालने का एक पैमाना होता है। बिकॉज ऑफ यदि आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब ये ऐसे तो है नहीं कि एआई इंटेलिजेंस आ गया, डाल दिए गूगल पे बन गई, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम में आपको प्रॉपर 3 घंटे बैठना है और प्रॉपर ही लिखना है। और यदि मेंस एग्जाम में कोई बात छूट जाती है, बात छूटने का मतलब है सर कि कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो आप लोग समझ लेना ऑटोमेटिक आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तीसरी बात आप लोगों को लिखना है क्या, कि मुख्य परीक्षा में लिखते समय एक विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि आपका लिखा हुआ रीडेबल हो, यानी कम से कम जो भी आप लोगों की कॉपी चेक करें, एग्जामिनर कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे कमीशन के, वो कम से कम आप लोगों से ऐसी उम्मीद की जाती है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश के, कि आपका हर कोई कॉपी इजीली से पढ़ लें। यदि आप कोई सस्पेंस या संदेह के आधार पर शब्दावलियां यूज करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को लॉस उठाना पड़े, पहली बात। दूसरा, आप लोगों को उचित फॉर्मेट में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, क्योंकि मेंस निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि कई सारी चीजें भी सर ने बताया था कि असेंबल करके देते हैं, कई पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, या पूछे तो आपसे पूछे गए थे कि टिप्पणी लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, सिग्निफिकेंस लिखिए, और आपने उसको डिफाइन कर दिया या डिफरेंशिएट कर दिया। तो जो पूछा गया वो, और सबसे ज्यादा जरूरी मेंस में क्या ध्यान रखना है वो है शब्द सीमा, यानी मैंने आप लोगों को बताया था और ये मैं यूपी जुडिशरी के समय बताया था, वर्ड लिमिट। यदि अब वर्ड लिमिट के मैं 2 बड़े नुकसान आपको बता देता हूं। यदि आप वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखते हैं
तो आपके दो नुकसान है। एक, संभवतः आप लोगों को पेनल्टी पड़ जाएगी, मार्क्स तो तब भी उतने ही मिलेंगे बल्कि और कम हो जाएंगे, और आप लोगों का टाइम किल हो जाएगा, बिकॉज लिखने के लिए समय तो चाहिए, और जब समय आप ज्यादा शब्दों की लिमिट से ज्यादा लिख देंगे तो वो समय आपका, क्योंकि लिमिटेड टाइम है 3 घंटे, इसमें आपको सिग्नेचर भी करने हैं, फॉर्म भी बनना है, एंड इसमें आपको ये पूरा मेंस क्वेश्चन भी करना है। तो इसलिए वर्ड लिमिट पर आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड मुख्य परीक्षा में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सारे बच्चों को अभी ही आज से ही प्लेन पेपर यूज करना है। सभी बच्चों को कौन सा पेपर यूज करना है भैया? प्लेन पेपर आप लोग डेली यूज करिएगा। हमारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग आप लोगों को डेली टास्क देंगे। टास्क मींस मैं आप लोगों से टास्क का मतलब समझा दे रहा हूं। हम आपसे कहेंगे कि हम 2 टॉपिक दे रहे हैं, अभी शुरुआत में हम 2-2 टॉपिक देंगे। जैसे मैं आज ही आप लोगों को दे दे रहा हूं, आप जैसे बहुत ही इजी टॉपिक है कि ओबीसी कमीशन क्या है, ये आप लोगों का आ चुका है। ओबीसी कमीशन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो आप लोग चाहे देख के लिखो, चाहे कहीं से भी लिखो, लिख के हमसे चेक कराओ। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, दूसरा आप खुद से लिखोगे तो ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, और आप हमें व्हाट्सएप करके चेक करा सकते हैं। ये तो हम डेली प्रैक्टिस आपको कराएंगे। जूरिस्प्रूडेंस के सर क्वेश्चन देंगे, न्यूट्रलिटी के भी देंगे, इसी तरीके से मैम जो अंकिता मैम पढ़ाएंगे वो भी आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। और ये चीजें हम सब्सटेंटिव लॉ का जिन लोगों ने ज्वाइन करा है उन्हें भी यही होगा डेली। प्रोसीजर लॉ का ज्वाइन करा है मम्मी सर का, उसमें भी यही होगा, और लोकल एक्ट उत्तराखंड के लिए जो ज्वाइन करा है उसमें भी हम लोग यही रखेंगे। दूसरा, आप लोग ज्यादा मैक्सिमम जो नंबर 6 में बता रहा हूं, जो पैराग्राफ आप लोगों को रखना है हार्डली 4 से 5 लाइनें, इससे ज्यादा का पैरा आप लोगों को नहीं रखना है, क्योंकि जितना बड़ा पैरा होगा एग्जामिनर को चेक करने में उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और उसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। मींस आपको एग्जामिनर को कंफर्टेबल करना है, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करना है। तीसरा, आप सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अखिलेश सर भी इस पर अपनी कमेंट रख सकते हैं, कि वो है कि ट्राई करना है अपना बेस्ट देने का। किस चीज का? कि प्रत्येक क्वेश्चन को रिलेट करना है किससे? करंट अफेयर से। ये तो बिल्कुल आज के एग्जाम के सिनेरियो में मैंडेटरी है। एंड यदि आप लोग चाहें तो इसके साथ कोई मैप, यदि वर्ल्ड लेवल पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कोई मैप आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड मैप के साथ साथ आप लोग जो है इसमें कोई सिनॉप्सिस है, कोई स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज बात होती है, चाहे वो लॉ का पेपर हो चाहे जीएस पेपर का बात हो। और याद रखना प्यारे साथियों, इसके साथ साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को उत्तराखंड में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सर, तो उसमें जो है आप लोगों को कंक्लूजन देने की भी कोशिश करनी है। हमेशा जो कंक्लूजन आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है, तो वो कम से ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स कितना? 2 लाइन का आप लोगों का कंक्लूजन होना चाहिए, 1 या 2 लाइन का। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को? आप में से यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। जो हमारा आपको पता ही है, जो मेरा पर्सनल नंबर है 8923734128 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अखिलेश सर और हमारे टीचर्स के नंबर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप आप लोगों का बनाया उत्तराखंड का, उसमें मिल जाएगा। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज के होंगे। मान लीजिएगा हिंदी का है तो उसके डिस्क्रिप्शन में हिंदी डाल देंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश डाल देंगे। जो हम दें बस उसी को तैयार करना है। और इसके हम लोग आप लोगों को आपके गुड फेथ के लिए, हालांकि हमने कमिटमेंट नहीं करा है, हम आप लोगों को ऑडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उसे कम समय पर मेमोराइज कर सकें। मान लीजिएगा आप वो कर रहे हैं, टारगेट फॉर IQ की विशेषता यही है कि हम लोग ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा फोकस करते हैं रिवीजन पर, और रिवीजन ही आप लोगों को विजेता बनाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, हम जो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लाने के लिए, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, लोकल एक्ट और आप लोगों का प्रेजेंट डे के लिए। ये तो आज की हमारी एक इंट्रो क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अखिलेश सर आप लोगों की कल से क्लासेस लेंगे। कल से ही मैं पूरे प्रॉपर तरीके से क्लास आप लोगों की एक एक सब्जेक्ट को लेंगे। मैं आप लोगों को लीगल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा पहले कुछ शुरुआत के दिनों में, और सर पढ़ाएंगे आप लोगों को न्यूट्रलिटी, और अंकिता मैम पढ़ाएंगे आप लोगों को जूरिस्प्रूडेंस। 3 टॉपिक चलेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आप लोगों ने प्री में भी पढ़ा होगा, तो 2-4 टॉपिक डेली एक मिसलेनियस के तौर पर अखिलेश सर आपको कराएंगे। ओवरऑल एक छोटा सा रिव्यू देंगे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इतना टफ नहीं है। कुछ मैं भी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन साथ के साथ हम लोग लेके चलेंगे। तो ऐसे हमारे सारे टॉपिक एक साथ जो हैं होते चले जाएंगे।
विद इन 30 डेज में हम एवरीथिंग कंप्लीट कर देंगे और नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की इस क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।